हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ पीएल सैनी। हमने इससे पहले डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी स्टडी किया था। आज हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। क्या मीनिंग है इसका? पादप फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रियात्मक विज्ञान क्या होता है? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं किसी शरीर की संरचना को कोशिका से। आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से बना होता है। कोशिका जो है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर विभिन्न प्रक्रम पाए जाते हैं। केंद्रक, जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें श्वसन प्रक्रम होता है। क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपको क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम देखने को मिल जाता है। गोल्जी काय, जो क्या करता है? श्रावण का कार्य करता है। अंतःपदरवी जालिका, जिसपे राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जैविक प्रक्रियाएं, इन जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन को, मतलब इसमें जो रासायनिक प्रक्रम चलता है उसको हमने संयुक्त रूप से उपापचय कहा था। और उस उपापचय का अध्ययन जो होता है, उसी के लिए हम लोग शब्द काम में लेते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी जीव की जैविक क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रियात्मक विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं हम पादपों की। तो पादप शरीर क्रियात्मक विज्ञान क्या है, जरा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। आपके पास एक प्लांट है, ये वाला, ये एक पादप है। ये इसका भूमिगत भाग है। यहां से जड़ों का विकास होता है इस तरीके से, ये जड़ें हो गई। यहां पत्तियां हैं इस तरीके से, ये पर्ण हो गई। ये वाला जो भाग होता है, देखिए कौन कौन सा? ये वाला रूट प्रमुख भाग है जल अवशोषण करने का। जड़ों का प्रमुख कार्य होता है पादप को मृदा से बांध के रखना और जल अवशोषण करना। तो जल अवशोषण एक जैविक प्रक्रम है। ये मृदा से जल जड़ों के अंदर प्रवेश करेगा। इसी के साथ खनिजों का अवशोषण इसके द्वारा होता है। तो ये वाला भाग जल व खनिज अवशोषण के लिए उपयुक्त होता है। कंप्लीट हो गया पहला प्रक्रम। अब दूसरा देखिएगा, हम लोग एक पादप का आंतरिक संरचना थोड़ा सा तने को देखते हैं। और ये आपके पास एक पत्ती है इस तरीके से, ये वाला पार्ट लीफ हो गया, और ये हो गया आपके पास जाइलम। इसके समानांतर ये वाली हो गई आपके पास फ्लोएम। ठीक है। अब देखिए, जड़ें जिस जल का अवशोषण करती हैं, यानी मृदा से खनिज और जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा किया जाता है एक जैविक प्रक्रम के तहत। इस अवशोषित जल को और पत्तियों तक पहुंचाना है, तो इस प्रक्रम में जाइलम भाग लेगा, और इस जाइलम के द्वारा जल व खनिजों का पत्तियों तक स्थानांतरण हो जाता है। ये वाला पार्ट हो गया। यहां से ये इन पत्तियों को स्थानांतरित होगा, ये लीजिएगा। इस प्रक्रम के लिए हमने शब्द काम में लिया रसारोहण। ये भी एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रम है, रसारोहण। तो पहला हो गया अवशोषण और दूसरा हो गया रसारोहण। इसके पश्चात पत्तियां इस जल का उपभोग जो है वो अनेक जैविक प्रक्रमों में करती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि इत्यादि में। इसके साथ इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस प्रक्रम में यहां से जल वाष्प का निष्कासन जो है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया वाष्पोत्सर्जन। तो ये हो गया आपके पास तीसरा प्रक्रम, वाष्पोत्सर्जन। ये भी एक जैविक प्रक्रम। इसके अलावा अब पत्तियां क्या करती हैं? जो सोलर रेडिएशंस होते हैं इनको ग्रहण करती है। सूर्य से आने वाले विकिरणों को ग्रहण करेंगी। ठीक है। और यहां पर एक प्रक्रम संपन्न होगा जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होगा, और यह कार्बनिक पदार्थ यहां से
पत्तियां जो लगातार इसका निर्माण कर रही हैं, स्रोत का काम करती हैं, वहां से उपभोग होने वाले स्थल जहां पे इसका उपयोग होगा उनको सिंक बोला जाता है, तक इसका स्थानांतरण होता है। और ये फोटोसिंथेट्स इसकी सहायता से जो है किसकी, फ्लोएम की सहायता से जड़ों की ओर गति कर जाते हैं। तो ये आपके पास हो गया दूसरा मतलब अगला प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद में इसका विलेयी पदार्थों का स्थानांतरण, ये भी एक जैविक प्रक्रम। इसके अलावा अब ये खाद्य पदार्थ जो है ये प्रत्येक कोशिका को वितरित होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को अपनी जैविक कार्यों को निपटाने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा उसे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इस प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषी उत्पाद ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रक्रम को हमने नाम दिया श्वसन, और इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इसके अलावा पादप की अन्य प्रक्रम जैसे वृद्धि, पुष्पन, फलन, बीज निर्माण, ये सारी चीजें जो होती हैं कुछ विशेष रसायनों के द्वारा निर्देशित होती हैं, उन्हें हम लोग हार्मोन कहते हैं। सभी जैविक क्रियाओं का या धनात्मक उपापचय क्रियाओं का अंतिम योग होता है, उसके फलस्वरूप जो है आपके पास कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, इससे पादप का आकार बढ़ता है, आयतनात्मक परिवर्तन होता है, इसके फलस्वरूप पादप एक बृहत आकार ग्रहण करता है। ये प्रक्रम जो है वृद्धि कहलाती। तो इन सभी को कंबाइंड रूप से हमने नाम दिया पादप शरीर क्रियात्मक विज्ञान। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा, जल अवशोषण निष्क्रिय सक्रिय अलग बात है, पर जल का जीवित कोशिकाओं में प्रवेश हो रहा है, खनिजों का सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अवशोषण हो रहा है, और जड़ों ने उसका अंतर्ग्रहण किया, करने के बाद उसे जाइलम में लोड किया। यहां से ये जाइलम में जो है पादप के वायवीय भागों को स्थानांतरित होता है जहां इसका उपयोग होता है। अब दोस्तों एक आश्चर्य वाली बात है कि सिकोया सेमीपरवेरेंस जिसकी लंबाई 400 फीट होती है, हाइट जो है उसकी 400 फीट होती है, और हम यदि मीटर्स में बात करें तो 120 से 130 मीटर ऊंचा पादप होता है। इतनी ऊंचाई तक उस जल को ऊपर चढ़ाना है, इसके लिए एक जैविक प्रक्रम की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए आपको किसी न किसी बल की आवश्यकता जरूर होगी। तो इससे इस प्रक्रम को हमने नाम दिया रसारोहण, पादप की अंतिम स्थिति तक जल और खनिजों को पहुंचाना, यह रसारोहण। यह भी सक्रिय निष्क्रिय कैसा होता है इसकी बात हम डिटेल में आगे चल के करेंगे, लेकिन एक जैविक प्रक्रम है जिसके तहत जल को ऊपर और खनिजों को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो अवशोषण हो गया, रसारोहण हो गया। इसके बाद इस जल का वितरण होता है पादप कोशिकाओं के अंदर, प्रत्येक कोशिका को उसकी आवश्यकता अनुसार जल प्रदान किया जाता है, और उसका अधिकांश भाग जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे पत्तियों की सतह ठंडी रहती है, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब एक शीतलन प्रभाव होता है जिसके कारण ताप नियमन हो जाता है और वाष्प वातावरण में विमुक्त हो जाती है। इसे नाम दिया हमने वाष्पोत्सर्जन। ये भी एक जैविक प्रक्रम है। आवश्यकता अनुसार इसको कम और अधिक किया जा सकता है। जब रंध्र बंद हो जाते हैं वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है, जब रंध्र खुल जाते हैं वाष्पोत्सर्जन आरंभ हो जाता है। तो इसको भी नियंत्रित करने का प्रक्रम होता है, ये भी एक जैविक प्रक्रम हो। इसके बाद पत्तियां जो है ये सूर्य के प्रकाश का, सोलर रेडिएशन का उपयोग करती हैं, और अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन, CO2 प्लस H2O के संयोजन से, और कार्बनिक पदार्थ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती हैं। अब इस ग्लूकोज का परिवर्तन होता है और जो है ये जड़ों तक पहुंचता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम होता है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है। ये अकार्बनिक पदार्थ वायु से या जल से मृदा से अंतर्ग्रहित किए जाते हैं,
इसके पश्चात उनका स्वांगीकरण होता है। उसके पश्चात कई स्टेप में अभिक्रिया चलने के बाद आपके पास एक कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित होता है और इसके रूपांतरण के बाद इसे हम लोग मतलब पादप जो है इसे स्थानांतरित कर देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। इस प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का मतलब पादप में केवल हरे भाग प्रकाश संश्लेषी होते हैं, शेष भाग जो हैं वो खाद्य का केवल उपभोग करते हैं। सभी भाग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अव्यवहरित भागों में उस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ना कि संश्लेषित किया जाता है। तो इसका स्थानांतरण होगा, उसको हम कार्बनिक विलेयों के स्थानांतरण के नाम से स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद उसका संग्रहण हो जाता है। कोशिकाएं उसको किस रूप में काम में ले सकती हैं? ऊर्जा के रूप में, और उसकी ऊर्जा उसे उस खाद्य को ऊर्जा में बदलने हेतु उसे एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है जिसे हम श्वसन कहते हैं, और उसमें ये ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा विमुक्त करता है। ये भी एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अनेक पद पाए जाते हैं। इसके बाद उस ऊर्जा का अन्य जैविक कार्यों में उपयोग हो जाता है। इसके अलावा पादप अपने मतलब है ना जैविक क्रियाओं को नियत रखने के लिए या सुचारू रखने के लिए एंजाइम और हार्मोन जैसे पदार्थ बनाता है। एंजाइम अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हार्मोन उन्हें प्रेरित करते हैं। प्रेरण से मतलब होता है आरंभ करते हैं, और नियंत्रित का मतलब हर पद एक एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। इनको हम वृद्धि के अंतर्गत स्टडी कर लेते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं इनको हम लोग इसकी पादप की उपापचयी प्रक्रम कहते हैं, और इस उपापचयी प्रक्रम का अध्ययन जो होता है उसे हमने नाम दिया फिजियोलॉजी। तो बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है। वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें पादप की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पादप शरीर क्रियात्मक विज्ञान कहलाता है। पादप शरीर क्रियात्मक विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। ये था हमारे पास इसकी परिभाषा, पहला पॉइंट होता है यहां आकर पूरा। अब नेक्स्ट देखिएगा, पादप जो है उसमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण, स्थानांतरण और संग्रहण, मतलब हमने सभी ये सारे प्रक्रम देखे। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास इनटेक, लेना, मतलब अंतर्ग्रहण। भाई शरीर क्रियात्मक विज्ञान जो है उपापचयी प्रक्रम को कहा गया, इसके लिए आपको विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पहला पद होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पद होता है स्वांगीकरण मतलब रूपांतरण, और तीसरा पद होता है संग्रहण। अंतर्ग्रहण, रूपांतरण, देन संग्रहण, और उनके बीच में एक पॉइंट और आता है स्थानांतरण। अंतर्ग्रहित करके उस पदार्थ को उस जगह पे भेजो जहां पे उसका उपयोग हो रहा है, तो स्थानांतरण। तो हमारे पास इस टोटल फिजियोलॉजी 4 पदों पे बटी हुई है। सबसे पहले इनटेक, कैसे लिया गया, उसके बाद उसको स्थानांतरित करना, उसके पश्चात उसका स्वांगीकरण करना, और तत्पश्चात उसका बचा है तो संग्रहण करना। ठीक है, ये आपके पास टोटल 4 पद हो गए। और यदि कोई पदार्थ इन चारों में से गुजर कर संग्रहित हो गया तो फाइनली क्या होगा? कोशिका का आकार, आयतन, भार बढ़ जाता है, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो ये था हमारे पास पादप शारीरिकी का एक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं पदार्थों का स्थानांतरण। सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पादप को कोई पदार्थ स्थानांतरित कैसे होता है। तो इसके लिए देखिए, स्थानांतरण की बात यदि की जाए पादपों में पदार्थों का स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। पादपों में पदार्थों का स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है लंबी दूरी स्थानांतरण,
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, LDT, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। और एक होता है लघु दूरी स्थानांतरण, लघु दूरी स्थानांतरण। लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें देखिएगा आपके पास ये एक पादप है और ये इसकी रूट्स हैं। ये लीजिएगा, और ये इसकी ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचेज पे लीव्स होती हैं। अब थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिएगा, ये जड़ें, इन्होंने जल का स्थानांतरण किया और जाइलम की सहायता से इस एरिया में उसको ट्रांसफर किया यहां तक। और हमारी बात हुई अभी सिकोया सेमीपरवेरेंस, हाइट है 400 फीट, तो इस 400 फीट मतलब मृदा से उस जल को 400 फीट ऊंचाई पर स्थानांतरित किया गया। अब दोस्तों केवल 400 फीट ही नहीं स्थानांतरण हुआ इसका, ये तो उस प्लांट की हाइट थी, इसलिए हमने 400 फीट बात कर ली। जड़ों की गहराई कितनी है वो प्लस करो, लीफ की मेन एक्सिस से दूरी कितनी है वो ऐड करो, तो लगभग एक पादप के अंदर यदि सिकोया की हम बात करें तो 400 फीट से ज्यादा दूरी तक उस पदार्थ का स्थानांतरण करना। तो लघु दूरी, लंबी दूरी स्थानांतरण, इसमें जड़ों के द्वारा जो पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं उनका स्थानांतरण होता है। और ये पदार्थ जो है मोस्टली संवहन उत्तकों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि इतनी दूरी तक विसरण के द्वारा स्थानांतरण संभव नहीं है। अंतरावकाशों से इसका स्थानांतरण संभव नहीं है, विशेष संरचनाओं के द्वारा इसको स्थानांतरित किया जाता है। तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है नंबर 1, इसमें जल, खनिज, कार्बनिक विलेय आदि का स्थानांतरण किया जाता है, आदि का स्थानांतरण किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस प्रकार के स्थानांतरण में संवहन उत्तक सम्मिलित होते हैं, तीसरी कंडीशन, जाइलम और फ्लोएम का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है इसमें, उसके बिना ये स्थानांतरण नहीं हो सकता। और तीसरा देखिएगा आप, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये ऊर्जा अनिर्भर प्रक्रम है, मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तीसरा, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। तो दोस्तों जरा सा बात पे ध्यान देना, जल का परिवहन जाइलम की सहायता से होता है। जाइलम की कोशिकाएं सामान्यतः मृत होती हैं, उनकी गुहा से जल का जो है संचालन किया जाता है, और यह वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न एक खिंचाव बल के कारण संपन्न होता है। इसलिए याद रखिएगा, इसमें उपापचयी ऊर्जा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। दीर्घ दूरी स्थानांतरण में, लंबी दूरी स्थानांतरण। इसके अलावा विलेय, आपने यहां पे कार्बनिक विलेय भी लिखा है, इसमें फ्लोएम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और फ्लोएम का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें पदार्थ के स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च नहीं होती, उसकी लोडिंग अनलोडिंग में ऊर्जा खर्च होती है। तो अपन तो केवल स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, लोडिंग और अनलोडिंग में जो है ऊर्जा खर्च होती है वो एक अलग प्रोसेस होता है। बाकी स्थानांतरण तो फ्लोएम के द्वारा होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब प्रवणता के अनुसार। तो ये हमेशा इसका विलेय का स्थानांतरण प्रवणता के अनुरूप होता है, इसलिए इसे आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। और इन दोनों के मतलब ना स्थानांतरण के लिए
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए। जल, खनिज व कार्बनिक विलेय का स्थानांतरण होता है, नंबर 1। नंबर 2, सवयन उत्तकों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और नंबर 3, ऊर्जा व्यय नहीं होता। ठीक है, ये था हमारे पास पूरी तरह से मतलब लंबी दूरी स्थानांतरण। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, लघु दूरी स्थानांतरण। इसमें किसका? नंबर 1, हार्मोन, जैसे पदार्थों का स्थानांतरण होता है। आप जानते हैं कि हार्मोन जो होता है ना, अपने उद्गम स्थल से कहीं दूर जाकर क्रियाशील होता है। दूर का मतलब इतना भी दूर नहीं कि बना कहीं पर क्रियाशील कहीं हो रहा है। साइटोकाइनिन प्रमुखतः हम लोग ये मानते हैं कि जड़ों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है और शीर्ष भागों में क्रियाशील होता है, तो उसका परिवहन जल के साथ जाइलम के थ्रू हो जाता है। अदरवाइज एपिकल मेरिस्टेम ऑक्सीन बनाती है और ऑक्सीन जो है वो कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र में क्रियाशील होता है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले हिस्से में आता है, वो थोड़ी सी दूरी तय करता है। तो अगला है हार्मोन जैसे पदार्थों का स्थानांतरण इस प्रक्रम के द्वारा होता है। कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास, इसमें अंतरावकाश कोशिका झिल्ली, रिक्तिकाएं सम्मिलित होती, इसलिए सम्मिलित होती। अगला है ऊर्जा की आवश्यकता होती। और लास्ट चौथा, धीमी गति से होता है। और ये इसके लिए भी चौथा पॉइंट डाल सकते हो आप, तीव्र गति से होता है। मोस्टली तीव्र गति से होता है। देखिए, जल और खनिज जो है वो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से पत्तियों तक बड़ी तेजी से पहुंच जाते हैं, पुलिंग फोर्स लगता है इसलिए। ठीक है, जबकि विलेय की गति धीमी होती है, अधिकतम 6 सेंटीमीटर पर आवर मानते हैं उसके अंदर विलेय की, कार्बनिक विलेयों की। बाकी जनरली क्या होता है, जल बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। ये हमेशा धीमी गति से होते हैं। उसका रीजन होता है, इनके बीच में कोई झिल्लियां नहीं है, परंतु इनमें प्रमुखतया झिल्लियां बाधा की तरह काम करती हैं। झिल्ली की पारगम्यता पे निर्भर करेगा, इसमें पारगम्यता का कोई रोल नहीं है। रिक्तिकाएं इसमें भाग लेंगी, जीव द्रव्य जो है वो उसको अवरोधित करेगा। इसलिए हार्मोन जैसे पदार्थों का स्थानांतरण होता है, अंतरावकाश, कोशिका झिल्ली और रिक्तिकाएं सम्मिलित होती हैं। विसरण जैसे प्रक्रम इसमें भाग लेते हैं, इसलिए यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। जबकि इधर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बड़ी तीव्र गति से हो जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इधर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय परिवहन होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इन पदार्थों का, हार्मोन जैसे पदार्थों का सक्रिय परिवहन देखा जाता है। अगला देखो, धीमी गति से होता है। बात हो गई थी हमारी कि इसमें कोशिका झिल्ली की प्रोटीन्स, वाहक प्रोटीन्स जो हैं वैसे पदार्थ सम्मिलित होते हैं, इसलिए वाहकों की आवश्यकता होती है, तो धीमी गति से होता है। ये पॉइंट और नोट कर सकते हैं हम लोग, इसमें वाहक आवश्यक होते हैं और इसमें वाहक आवश्यक नहीं होते। ये वाहक मीडिएटेड है, कैरियर मीडिएटेड है, ये इंडिपेंडेंट। कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारे पास स्थानांतरण, लंबी दूरी और दीर्घ दूरी। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट। मैंने कहा कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान मतलब पादप में होने वाली उपापचयी क्रियाएं, ये 4 पदों पर निर्भर करती हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद स्थानांतरण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद संग्रहण होता है। हमने स्थानांतरण की बात की कि ये लंबी दूरी और मतलब ना
लघु दूरी स्थानांतरण 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें मेन जो है डिफरेंसेस क्या हैं, बात कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं अंतर्ग्रहण की। पहला पद देखिए, अंतर्ग्रहण जो होता है पादपों में सबसे अधिकतम जो सबसे ज्यादा अंतर्ग्रहित पदार्थ होता है मृदा से, वो जल ही तो है। मृदा से बोला मैंने, मृदा से उसका अंतर्ग्रहण होता है। वायु से मतलब वायवीय भागों में वायु का अंतर्ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है। मृदा से खनिज अंतर्ग्रहित होते हैं, ठीक है। तो ये किस वे में, किस तरीके से होते हैं, उसके लिए क्या माध्यम चाहिए? तो किसी भी प्रक्रम में जो कोशिका के अंदर संपन्न होता है या पादप शरीर में संपन्न होता है, वो 6 परिभाषाएं हैं हमारे पास, उनके द्वारा पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, उनके अनुरूप होता है। अब वो कौन कौन सी? सबसे पहला पॉइंट आता है आपका हेडिंग डाल सकते हैं हम, पादपों में पदार्थों का अंतर्ग्रहण। पहली परिभाषा आती है आपके पास विसरण। इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या डेफिनेशन दोगे, क्या परिभाषा दोगे? देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं पदार्थों का, पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। अब देखिए, इसके बड़े सीधे सीधे से एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डीओ को स्प्रे किया, पूरे कमरे में खुशबू हो गई, तो विसरण ही तो था। आपका जो बोतल था उससे बाहर निकला डीओ और पूरे एनवायरनमेंट को उसने सुगंधित कर दिया, विसरण है। आपकी बॉडी से पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सा विसरित होता रहता है और एक अलग टाइप की सी गंध आती रहती है, वो क्या है? विसरण। इसके अलावा मतलब सांद्रता जिधर ज्यादा थी, वातावरण में उसकी बिल्कुल नहीं थी, फैल गया, गंध आ गई, विसरण हो गया। तो पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे चीनी का पानी में घुलना, CuSO4 का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, गैस का मतलब ना जो LPG गैस है उसका वातावरण में विस्तृत होना, ये सारे विसरण के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पदार्थ किसी भी माध्यम में विसरित नहीं होता। एक विशिष्ट पदार्थ को विसरित होने के लिए एक विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है। उसका रीजन क्या है, पहले हम लोग ये बात करते हैं, मतलब विसरण किस कारण होता है। इसका रीजन है अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा। यदि किसी अणु के पास उसकी खुद की गतिज ऊर्जा है तो वो विसरित होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब उसको क्या होगा, माध्यम अणु को विसरित होने के लिए ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है, उसे क्रिस्टल से विमुक्त होने के लिए ऊर्जा माध्यम के द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए एक विशिष्ट पदार्थ का विसरण एक विशिष्ट माध्यम में ही संपन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चीनी को ऑयल में डाल दो, ऑयल भी तो लिक्विड होता है, तेल भी तो लिक्विड होता है, तरल होता है। आप चीनी को तेल में डाल दो, नहीं घुलेगी। आप चीनी को पानी में डालो, घुल जाएगी। आप केरोसिन के अंदर मोम को डालो, केरोसिन के अंदर मोम डाल दो, मोम
गायब हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी, लेकिन उसी मोम को पानी में डाला जाए तो क्या घुल जाती? कभी नहीं। तो याद रखिएगा, विसरण के लिए एक निश्चित माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यह माध्यम क्या रोल है, माध्यम का रोल क्या है, जरा सा वो भी देख लेते हैं। तो मेरे पहली डेफिनेशन थी विसरण, पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। नंबर 2, इसका सेकंड स्टेटमेंट आता है आपके पास, पहला, दूसरा है विसरण पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण संपन्न होता है। यह दूसरा पॉइंट। यदि अणु में गतिज ऊर्जा नहीं है तो वो विसरित नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास तीसरे नंबर पे, विसरण हेतु एक विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है। विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है। ये हो गया अगला पॉइंट। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि विसरण जो है वो माध्यम इसमें क्या करता है। तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स को काम में लेते हैं और एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये एक बीकर है और इस बीकर में आपने जल भरा, ये लीजिएगा, और इसी बीकर में आपने एक शर्करा के क्रिस्टल को डाल दिया। ये शर्करा का क्रिस्टल हो गया। इस शर्करा के क्रिस्टल से, बात पे ध्यान देना, यहां पर आकर अपना पॉइंट काम में आ जाएंगे हमारे। तो आपके पास ये था बीकर और ये था जल, ये शर्करा का क्रिस्टल। इस शर्करा के क्रिस्टल से अणुओं को विमुक्त होना है और इसकी विमुक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा माध्यम के अणुओं की मुक्त ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। तो अब इस माध्यम के अणुओं के पास जितनी मुक्त ऊर्जा है, फ्री एनर्जी है, वो ये अणु क्या करते हैं, अंतर्ग्रहित कर लेंगे और अंतर्ग्रहित करने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये जालक को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास, ये अणु विमुक्त हो गए, ये लीजिएगा। ठीक है, यहां पर माध्यम की बात समझ में आ गई। तो माध्यम क्या करता है, किसी अणु को विसरित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है या विमुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तभी एक विशिष्ट माध्यम में एक विशिष्ट पदार्थ का विसरण होता है। जैसे जल के अंदर शर्करा का होता है लेकिन तेल में शर्करा का नहीं होता। केरोसिन का के अंदर इसका हो जाता है, मोम का, लेकिन जल में नहीं होता। अब आपने एक चीज और भी देखी होगी कि यदि हम पानी को ठंडा रखें और उसमें चीनी को ऐड करें तो चीनी धीमी गति से घुलती है, बेहद धीमी गति से घुलती है। यदि यही कार्यक्रम आप गर्म पानी में करो तो तुरंत हो जाता है। उसका रीजन होता है, गर्म पानी में अणुओं के पास मुक्त ऊर्जा अधिक होती है जो उन्हें कि कौन ग्रहण कर लेते हैं, चीनी के क्रिस्टल अणु ग्रहण करके क्रिस्टल से बाहर आकर विसरित हो जाते हैं। ठंडे पानी में मुक्त ऊर्जा कम होने के कारण उनका विसरण धीमी गति से होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा यहां पे क्या काम करेगी, थोड़ा सा देखना। ये अणु यहां विमुक्त हुए, विमुक्त होने के कारण ये अपनी गतिज ऊर्जा के कारण गति करेंगे और गति करेंगे तो समान अणुओं के बीच में टक्कर होगी और फिजिक्स के अनुसार समान अणुओं के बीच होने वाली टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती है जिसमें ऊर्जा ह्रास नहीं होता। जानते हैं आप लोग इस बात को। तो ये अणु आपस में टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, इस दिशा में बढ़ जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, टक्कर के कारण ये इस पूरे माध्यम में धीरे धीरे फैल जाते हैं। ये कंडीशन आ जाती है। यदि गतिज ऊर्जा नहीं होगी तो टक्कर नहीं होंगी तो वो माध्यम में प्रक्षिप्त नहीं होंगे, डिस्पर्ड नहीं होंगे। तो इसलिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कंप्लीट हो गया। तो ये तीन बातें थी
विसरण के संदर्भ में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के अणुओं का गमन, इसके लिए अणुओं की खुद की गतिज ऊर्जा आवश्यक होती है। और नंबर 3, माध्यम, एक विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, विसरण सभी प्रकार के माध्यम में संपन्न हो सकता है। एक विशिष्ट पदार्थ का विसरण एक विशिष्ट माध्यम में होता है, पर दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि सभी प्रकार के माध्यम में विसरण हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ना चीनी को खुले वातावरण में छोड़ते हो और एक आप कपूर को खुले वातावरण में छोड़ते हो, हवा में रखते हो। कुछ समय पश्चात कपूर गायब हो जाता है, चीनी नहीं होती। इसका मतलब कपूर के लिए विशिष्ट माध्यम वायु है, पर चीनी के लिए यह माध्यम वायु नहीं हो सकता। यहां पे सॉलिड कहां जा रहा है? गैस में जा रहा है, पर यह सॉलिड क्यों नहीं गया चीनी वाला? क्योंकि इसके लिए माध्यम उपयुक्त नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक विशिष्ट पदार्थ के लिए एक विशिष्ट माध्यम आवश्यक होता है, परंतु विसरण सभी प्रकार के माध्यमों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सबसे ज्यादा गति, विसरण की गति जो है वो गैस से गैस में होती है। कैसे? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारे पास, विसरण सभी प्रकार के माध्यम में पाया जाता है। विसरण सभी प्रकार के माध्यम में पाया जाता है। अब देखो, ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर वाला कहता है, यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं, एक विशिष्ट पदार्थ के विसरण हेतु एक विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है। यहां पे हम एक पदार्थ की बात कर रहे हैं, यहां हम सभी प्रकार की बात कर रहे हैं। आप लोग इत्र की बोतल खोलते हो, द्रव है, वायु में विसरित हो जाता है, और यदि उस बोतल को खुला छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद में वो बोतल खाली हो जाती है, द्रव का गैस में हो गया। लेकिन पानी को रख के देखें, पानी इतना जल्दी गायब हो जाएगा? भाप तो बन जाती है। तेल को खुला छोड़ के देखिए गायब हो जाता है क्या? तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा, एक तेल था और एक इत्र था, इत्र गायब हो जाएगा, तेल बचा रह जाएगा। तो एक विशिष्ट पदार्थ का विसरण एक विशिष्ट माध्यम में होता है, इसीलिए ये वाली बात तो उसके संदर्भ में है। और विसरण सभी प्रकार के माध्यम में हो सकता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे तरल। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विसरण की दर सर्वाधिक गैस से गैस में वह सबसे कम ठोस से ठोस में होती है। इसके लिए सीक्वेंस बना सकते हो आप लोग, गैस टू गैस सबसे ज्यादा, लिक्विड टू लिक्विड उससे कम, और सॉलिड टू सॉलिड सबसे कम। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप गैस सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं, नॉब खुली छोड़ देते हैं गैस की, तो विद इन 1 और 2 मिनट आपको पता चल जाता है कि गैस खुली। जबकि सॉलिड से सॉलिड, एक अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड सा, सोने की पन्नी और तांबे की पन्नी को आपस में बांधकर, दृढ़ता पूर्वक बांधकर, और 5 साल के लिए रख दे, तो 5 साल पश्चात सोने के कुछ अणु तांबे की पन्नी में और तांबे के कुछ अणु सोने की पन्नी में प्राप्त होंगे, मिल जाएंगे, डिटेक्ट करोगे तो। टाइम कितना लगा? 5 साल। इधर 5 साल में घर नया बन जाता है, क्योंकि 5 साल पहले आपने गैस खुली छोड़ी थी। घर कहां चला जाएगा बताइए आपको?
तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मतलब इसके अंदर 1 मिनट में और इसमें 5 साल लग जाते हैं। तो सर्वाधिक दर इसकी, सबसे कम इसकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिएगा, गैस से गैस का एग्जाम्पल आपके पास है H2S का वायु में। आप लोग केमिस्ट्री लैब में देखते हो कि यदि हम 2 मिनट के लिए उसकी नॉब को खुला छोड़ दें किप्स अपरेटस की, तो क्या होता है, पूरी लैब में बदबू हो जाती। तो तीव्र गति से H2S का वायु में। फिर गैस का सॉलिड में, ठोस में, ये जितने अमूल्य रत्न होते हैं जो इसमें अंगूठियों में पहने जाते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। गैस जो है वो इनमें विसरित हो जाती है, जिसके कारण विशिष्ट रंग आते हैं और ये रत्न बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है गैस का लिक्विड में। और ये जो आप काला पीला पानी पीते हैं ना, काले पीले से मतलब वो नहीं है काला पानी की सजा, काले पीले से मतलब है आप ये जो थम्स अप, मिरिंडा वगैरह वगैरह पीते हैं, वो ऐसी तो होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च प्रेशर के साथ जल के अंदर घोला जाता है, इसीलिए यदि हम उसकी बोतल को हिलाकर खोल दें तो आधी नहीं पीनी पड़ती, काम आधा हो जाता है, क्योंकि बिखर जाती है ना वो बबल्स निकलने की वजह से। तो याद रखिएगा, गैस का लिक्विड में एग्जाम्पल है इसका सोडा वाटर। CO2 का गैस में वाटर में हो गया। तो ये 3 है, गैस के गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड का लिक्विड में। एग्जाम्पल है मिल्क का वाटर में। पानी का एक आप गिलास लो, पानी का गिलास थोड़ी होता है, कांच का या स्टील का होता है। पानी से भरा एक गिलास लो, उसमें 1 बूंद दूध की डालो, तो आप देखो कि ऐसे लाइनिंग दिखाई देगी आपको ऐसे बनती हुई। इसका मतलब उसका विसरण हो रहा है, और थोड़ी देर बाद में वो बूंद तो गायब हो जाएगी, पानी थोड़ा सा हल्का सा वाइटिश हो जाता है, तो ये विसरित हो गया। इसको तो इसका मतलब लिक्विड का लिक्विड में मिल्क टू वाटर। सेकंड नंबर देखो लिक्विड का सॉलिड में। सब जानते हो आप लोग, एगार जो है उसको पानी में रखा जाए तो वो अपने भार से 100 गुना जल को अधिशोषित कर लेता है, जल का विसरण हो जाता है उसके अंदर तीव्र गति से, ठीक है। और लिक्विड का गैस में, बादल एग्जाम्पल है इसके, जल की वाष्प जो है वो गैस में विसरित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं। ये अगला, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई सॉलिड का सॉलिड में, कॉपर का AU में, फॉइल में बात हुई थी, बड़ी धीमी गति से संपन्न होता है। फिर सॉलिड का लिक्विड में, चीनी का पानी में, शुगर का वाटर में, हो गया। और तीसरा है सॉलिड का गैस में। अच्छा एग्जाम्पल है स्मोक, धुआं। उसमें कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो वायु में विक्षिप्त हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। ये था हमारे पास तीनों प्रकार का, गैस का गैस में सबसे ज्यादा, सॉलिड का सॉलिड में सबसे कम, और ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद ध्यान रखने होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हैं जरा से देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये आपके पास एक बीकर था, ठीक है, और इस बीकर में ऐसे बनाया जाए तो इसको,
ये जल भरा हुआ है, आपके पास ये क्रिस्टल था और इस क्रिस्टल से ये वाले अणु विमुक्त हुए, इस तरीके से ये अणु विमुक्त हो गए। इन अणुओं के बीच में लगी टक्कर और टक्कर से, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर से ये अणु इधर की तरफ गति करते हैं, इस तरफ। इससे एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, इस पूरे एरिया में एक दाब उत्पन्न हो जाता है, इस माध्यम के ऊपर एक दाब उत्पन्न हो जाता है। ये अणु पीछे हटेंगे तो जल के अणु इसको रोकेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे विसरण दाब। तो विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा माध्यम पर जो दाब आरोपित होता है उसे विसरण दाब कहते हैं। और ये विसरण दाब जितना ज्यादा होता है विसरण की दर उतनी ही ज्यादा होती है। और ये किसकी वजह से बनता है? अणुओं की संख्या से बढ़ता है। तो जरा सा देखते हैं, अब ये पीछे की तरफ हटेगा, इधर की तरफ गति करेगा और यहां पर ये जो दाब उत्पन्न हुआ ये इन अणुओं की टक्कर की वजह से हुआ। और टक्कर की संख्या कब बढ़ेगी? जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तब बढ़ेगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बढ़ेगी। तो विसरण को प्रभावित करने वाले कारक वे सारे हैं जो इनकी गति को प्रभावित करते हैं या विसरण दाब को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहले हम लोग एक के परिभाषा लिखते हैं, विसरण दाब। विसरण दाब किसको कहा जाता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, विसरित होने वाले पदार्थ, विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं द्वारा, पदार्थ के अणुओं द्वारा माध्यम पर आरोपित दाब विसरण दाब कहलाता है। परिभाषा बड़ी सिंपल सी है, थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं। गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस जो है उच्च दाब के साथ डाली जाती, तो अंदर अणु ज्यादा है, टक्कर ज्यादा हो रही है, दाब बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, मतलब ना उसके अंदर सिलेंडर में दाब उच्च है, डिफ्यूजन प्रेशर उच्च है। जैसे ही आप उसकी नोब को दबाते हो गैस बाहर निकलती है, उस दाब की वजह से बड़ी तीव्रता से दाब मतलब गैस बाहर आती, मूवमेंट बढ़ गई ना, विसरण की दर बढ़ गई, तेजी से बढ़ेगा, दाब ज्यादा होगा। तो उसके लिए विसरण दाब के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं? मतलब वे सभी कारक जो अणुओं की गति को प्रभावित करते हैं विसरण की दर को प्रभावित करेंगे। अब आप देखिएगा, सबसे पहला कार्यक्रम होता है तापमान। तापमान, यदि आपने इस माध्यम को ताप प्रदान किया तो जो दिया गया ताप है, ऊष्मा ऊर्जा है, वो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगी, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, टक्करों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, दाब ज्यादा लगेगा और अणु तेजी से इस वातावरण में विमुक्त हो जाएंगे या फैल जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, ताप में वृद्धि के साथ साथ विसरण की दर में वृद्धि होती है, ताप में कमी के साथ विसरण की दर में कमी हो जाती है। अर्थात दिया गया ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो माध्यम में तीव्रता से मतलब क्या होते हैं, विसरित हो जाते हैं। टेम्परेचर, तो कह सकते हो विसरण की दर ताप के समानुपाती होती। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास विलेय की सांद्रता। विलेय की सांद्रता थोड़ा सा देखिएगा, एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसके लिए। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली और उसको पड़ा रहने दिया। कई देर बाद में वो क्या है, विसरित हुई, आपको पानी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज मिला। लेकिन आपने उसमें 3-4 चम्मच डाल दी और उतने ही समय के लिए उसको छोड़ा, तो आपको पानी का टेस्ट जो है पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा मीठा लगेगा। बिना हिलाए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए रखा सेम टाइम में,
तो विसरण की दर ज्यादा किसमें थी? जिसमें अणु ज्यादा थे। मतलब बड़ा सिंपल सा है, इस क्रिस्टल से अणुओं की विमुक्ति हो रही है। सपोज करो 5 अणुओं की, आपने ऐसे 5 क्रिस्टल डाल दिए, हर एक से 5 निकलेगा तो 25 अणु यहां पे हो गए। टक्करों की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बढ़ जाएगी, और जैसे ही टक्करों की प्रायिकता बढ़ेगी इस विसरण की दर बढ़ जाएगी। इसलिए विलय की सांद्रता के साथ साथ विसरण की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो विसरण की दर समानुपाती विलय की सांद्रता। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, आपके पास आता है तीसरे में माध्यम की सांद्रता। माध्यम की सांद्रता ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? जरा सा देखना। देखिए, माध्यम गाढ़ा ज्यादा है तो अणुओं को मुक्त अवकाश नहीं मिलेगा मूव करने के लिए, और मुक्त अवकाश न मिलने के कारण उनकी विसरण की दर घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहली बार पानी का सैंपल लेते हैं और उसमें चीनी ऐड करते हैं, जल्दी से घुल जाती है क्योंकि उसमें मुक्त अवकाश था, उसमें अणु एडजस्ट हो गए। दूसरी बार डाला तो धीमा होगा क्योंकि अवकाशों की संख्या घट गई है। यहां पर एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे अवकाश ब्लॉक हो जाते हैं। अब आप यदि चीनी ऐड करते हो गाढ़े विलयन में तो क्या होगा? मिश्रण नहीं होगा, चीनी नहीं घुलेगी। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि माध्यम की सांद्रता विसरण की दर को घटा देती है। जितना सघन माध्यम होगा विसरण की दर उतनी ही कम होगी। तो पॉइंट आ गया, विसरण की दर इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू माध्यम की सांद्रता। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, चौथा है घनत्व। दरअसल घनत्व विसरित होने वाले पदार्थ के अणुभार को, उसके भार को या अणु की साइज को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए क्या होगा? साइज ज्यादा, अणु की गति कम। अरे एक मोटा आदमी दौड़ता है और एक पतला आदमी दौड़ता है, तो मोटा आदमी धीमी गति से दौड़ेगा, पतला आदमी जल्दी मतलब तीव्र गति से दौड़ेगा। भार कम है एक, तो अगले की मोटेलिटी ज्यादा है। मोटेलिटी का मतलब गतिशीलता है भाई, मोटेपन से नहीं है मोटेलिटी। तो बात क्या चल रही थी? विसरण मतलब घनत्व है, साइज प्लस किस पे डिपेंड करता है? भार। ये घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए विसरण की दर इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू रूट डी, पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस आधार पे आपके फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विसरण दर का अनुपात क्या होगा। तो आप इसकी जगह पे भार रख दीजिएगा, H2 और O2। इसके लिए रखोगे तो 1/√1 और इसके लिए रखोगे तो 1/√16। यही होगा। एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो 1/1 अनुपात 1/4, 4 चौक 16 होते हैं ना, तो वर्गमूल 4 हो गया। अर्थात ऑक्सीजन का 4 लीटर हाइड्रोजन का 4 लीटर जितनी देर में विसरित होगा उतनी देर में ऑक्सीजन का 1 लीटर विसरित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में हल्की है। इसलिए 1:0.25 होता है। तो हम लोग इसको राउंड फिगर में लिखें तो इसके 4 और इसका 1 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जितनी देर में 1 लीटर ऑक्सीजन विसरित होती है उतनी देर में हाइड्रोजन के 4 लीटर विसरित हो जाते हैं। अर्थात हाइड्रोजन की विसरण दर ऑक्सीजन की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसको प्रभावित करने वाले कारक। कंप्लीट बात। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और पॉइंट भी है।
नीचे नोट करके रखने लायक है। एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता। एक पदार्थ की विसरण दर दूसरे पदार्थ की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसमें, मैंने क्या बोला है और उसका मीनिंग क्या निकलता है। मेरा स्टेटमेंट है, एक विशिष्ट पदार्थ के विसरण की दर दूसरे पदार्थ की सांद्रता से अप्रभावित रहती है। ये एक विशेष पॉइंट है। कैसे, जरा सी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में 80% ऑक्सीजन है और 20% CO2 है। इस वाले कंटेनर में 80% CO2 है और 20% O2 है। इसका मतलब इस कंटेनर में भी 100% ऑक्सीजन मतलब गैस है, 100% गैस है और इसमें भी 100% गैस है। अब यदि हम लोग इन दोनों को और क्या करें, जोड़ देते हैं, ये लीजिए जोड़ दिया, तो क्या विसरण होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस CO2 को इस CO2 से मतलब है, ना कि इस O2 से, और इस O2 को इस O2 से मतलब है, ना कि CO2 से। तो इधर से CO2 इधर आएगी और O2 इधर जाएगी, विसरित हो रही है। इन दोनों का विसरण एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात तो क्या है, हम नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, इसलिए लगता है कि क्या नई बात है ये, पर हमारे यहां बड़ी काम की बात है। काम की क्या है? अगला ये पूछेगा कि दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो पहला ऑप्शन बोलेगा CO2 का अंतर्ग्रहण और वाष्प का निष्कासन साथ साथ होते हैं। दूसरा बोलता है CO2 का निष्कासन पहले और वाष्प का निष्कासन बाद में होता है। तीसरा बोलता है वाष्प का निष्कासन पहले और CO2 का अंतर्ग्रहण बाद में होता है। और चौथा, इन दोनों का अंतर्ग्रहण होकर बाद में निष्कासन होता है। तो अपना आंसर पहला जाएगा। दोनों का साथ साथ हो सकता है, एक इनवर्ड मूवमेंट करता है, एक आउटवर्ड मूवमेंट करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कतई प्रभावित नहीं होते। अब दूसरा, फिर ये बात अजीब सी लग रही है तो आप लोग एक ध्यान दीजिएगा। आप एक गिलास में थोड़ा पानी लो, चीनी घोलना शुरू करो। आप यदि उसमें पहली बार चीनी घोली, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो गई, तो आप क्या कहेंगे? माध्यम पूरी तरह से संतृप्त हो गया, इसलिए विसरण की दर न्यूनतम हो गई। हम जीरो तो कभी नहीं कह सकते, न्यूनतम हो गई, बंद हो गया। अब इसी माध्यम में यदि आप नमक घोलते हो तो तुरंत घुल जाता है। उसका रीजन ये होता है कि यह माध्यम किसके लिए संतृप्त है? चीनी के लिए। नमक के लिए अभी भी खुला है, नमक तुरंत घुल जाएगा, क्योंकि उसके लिए माध्यम के अंदर नमक के अणु नहीं है, तो आराम से विसरित हो जाएगा। तो एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से प्रभावित नहीं होता। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जो होता है एक समय में एक साथ संपन्न होता है। इसी तरीके से रंध्र जब दिन में खुले रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण, वाष्प का निष्कासन साथ साथ होता है। इनटेक अपटेक दोनों इनटेक और आउटफ्लक्स जो है वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, विसरण की दर, एक पदार्थ के विसरण की दर दूसरे पदार्थ के विसरण से पूर्णतया स्वतंत्र होती है, इसीलिए इन कंटेनर में लेन देन हो जाता है।
इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है विसरण की दर दूरी पर भी निर्भर करती है, दूरी पर भी निर्भर करती है। जैसे इन कंटेनर को हमने पास पास रखा और इनको जोड़ दिया तो साम्य जल्दी स्थापित होगा, और यदि हम लोग इनके बीच में डिस्टेंस कर देते, एक को यहां रखते एक को यहां रखते, तो क्या हो जाता, साम्य देर से स्थापित होता। तो याद रखिएगा, विसरण की दर दूरी पर भी निर्भर करती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जितनी ज्यादा दूरी विसरण की दर उतनी ही कम हो जाती है। तो ये था हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन और बात थी विसरण। इसके बाद एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि विसरण जो है ताप, दाब, विलेय की सांद्रता, माध्यम की सांद्रता, इन पर निर्भर करती है, अच्छी बात है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये झिल्ली की पारगम्यता पर भी निर्भर करता है। देखिए, आपने एक बीकर लिया, उसमें शर्करा का क्रिस्टल डाला, वो घुल गया, मतलब विसरण हो गया। यहां पे कोई झिल्ली नहीं है, तो आप सोचोगे झिल्ली कहां से आ गई। लेकिन याद रखना दोस्तों, पादपों में गैसों का आदान प्रदान का एकमात्र साधन होता है विसरण। गैसों का आदान प्रदान एकमात्र विसरण के द्वारा संपन्न होता है, उनके पास किसी तरह का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए प्रत्येक कोशिका वातावरण के सीधे संपर्क में होती है। बात जानते हैं आप अच्छी तरह से। तो वहां पर झिल्ली की पारगम्यता उसे प्रभावित करती है, वहां पे झिल्लियां होती हैं, जीवित झिल्लियां होती हैं, उनमें वाहकों की संख्या, पोर की संख्या, झिल्ली की पारगम्यता, मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो विसरण को प्रभावित करती। तो जीवित तंत्र में झिल्ली की पारगम्यता और अजैव तंत्र में अणु का साइज, पारगमित होने वाले अणु का साइज, माध्यम की सांद्रता, ताप, दाब, ये सब प्रभावित मतलब ना सारी चीजें प्रभावित करती हैं, और जीवित तंत्र में झिल्लियों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है विसरण का पादपों में महत्व है। तो कुछ चीजें हैं, पादपों में विसरण क्या क्या काम कर सकता है। नंबर 1, पादपों में विसरण का महत्व। नंबर 1, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, नंबर 1। नंबर 2, हार्मोन वितरण। नंबर 3, कुछ मात्रा में आयनों का स्थानांतरण। चौथा, वाष्पोत्सर्जन सर्जन। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं पादपों में विसरण पर आधारित होते हैं। पहला देखिएगा, गैसों का आदान प्रदान। इन जनरल आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये बात एनाटॉमी में स्टडी की हमने। ये आपके पास है अधिचर्म और ये हो गया रंध्र। इस रंध्र से नीचे कोशिकाएं ऐसे ढीली बंधी हुई होती हैं, इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद आपके पास ये वाला एरिया आ जाता है एंडोडर्म, ये लीजिएगा, और शेष भाग ये पेरिसाइकल। देखिए, रंध्र जो होता है, इससे रंध्रीय गुहा से ये अंतरावकाश जुड़े होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वातावरणीय वायु जो है वो क्या करती है, इन अंतरावकाशों की सहायता से इस अंतःचर्म तक सतत रूप से संबंधित होती है, पादप की सतह से सतत रूप से संबंधित होती है। इसके एवज में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप के केंद्रीय उत्तक प्राय मृत होते हैं, रीजन यही है, गैसों का स्थानांतरण नहीं हो पाता, इसलिए वो प्राय मृत होते हैं। उनके पास जो ऑक्सीजन होती है, आवश्यकता अनुसार जो ऑक्सीजन उन्हें रिक्वायर्ड होती है, वो विसरण के द्वारा ही प्राप्त होती है। और जीवित उत्तक, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे में पूछें तो ये कहेंगे कि जीवित उत्तक वातावरण से सीधा संबंध रखते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट है,
क्यों? क्योंकि ये वायु अवकाश जो है वो प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ होते हैं, इससे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है विसरण के द्वारा। तो यहां पर विसरण गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए सतही ऊतक जीवित और केंद्रीय ऊतक मृत होते हैं। और याद रखना सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जाइलम जो होता है ना वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, मृत होता है सेंटर में, और परिधीय ऊतक जीवित रहते हैं, वातरंध्र की सहायता से जुड़े रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हार्मोन वितरण। आप जानते हैं कि हार्मोन जो है पादप के विभिन्न भागों में संश्लेषित होते हैं और पीछे की तरफ क्रियाशील होते हैं। जैसे पत्ती जिब्रेलिन बनाती है, कक्षस्थ कलिकाओं में क्रियाशील होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक जो होती है वो ऑक्सीन बनाती है, दीर्घीकरण क्षेत्र में विकसित होता है। साइटोकाइनिन कहाँ बनता है? जड़ों में बनता है और तने में क्रियाशील होता है। इथाइलिन जीर्ण भागों के द्वारा बनता है, वातावरण में सीधा विसरित हो जाता है। तो हार्मोन जो है वो मोस्टली विसरण के द्वारा ही वितरित होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कुछ मात्रा में आयनों का स्थानांतरण, एक्सचेंज होता है ना, उच्च प्रवणता से निम्न प्रवणता की ओर। ये किसकी वजह से होता है? उसी की वजह से होता है। इसकी सहायता से जल का भी जो है ना और निष्क्रिय अवशोषण हो जाता है, लेकिन उसमें झिल्ली का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए उसको प्राशरण बोलते हैं हम लोग। तो आयनों का स्थानांतरण। फिर हमारे पास आता है वाष्पोत्सर्जन। आप जानते हैं कि ये रक्षक कोशिकाएं हैं और इन रक्षक कोशिकाओं के नीचे यहां पर एक गुहा होती है जिसे स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। ये कोशिकाएं जो है ये जल वाष्प का उत्सर्जन करती हैं, वो इस गुहा में वाष्प इकट्ठी हो जाती। इधर वाष्प का दाब उच्च होता है और वातावरण में निम्न होता है, तो इस रंध्र की सहायता से ये वाष्प बाहर आ जाती है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन पूर्णतया विसरण पर डिपेंड करता है। वाष्पोत्सर्जन की स्थिति में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपको कि यदि वातावरण वाष्प से पूर्ण संतृप्त हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? 0। रंध्र तो खुला है, बाहर भी वाष्प दाब प्रवणता उतनी ही है जितनी रंध्रीय गुहा में, तो लेन देन नेगेटिव 0, मतलब नेग्लिजिबल। तो याद रखना विसरण तो हुआ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, दोनों तरफ सांद्रता बराबर, कोई लेन देन नहीं नेट, तो क्या हो जाएगा? विसरण नहीं हो रहा, इसका मतलब। तो वाष्पोत्सर्जन विसरण पर आधारित होता। तो दोस्तों ये था हमारे पास पहली परिभाषा विसरण पादप का, इसमें मतलब विसरण का पादप में क्या रोल है, परिभाषा क्या है। नेक्स्ट टर्न पे हम मिलते हैं आपके साथ प्रासरण के साथ, सुसाध्य विसरण के साथ। तो कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।